Ninth class. Today we are going to study the concept of mole and Avogadro's number. The term mole and the Avogadro's number are related to each other, but first we will see the definition of mole and the explanation of this concept. Ninth class mole is in fact the unit for the quantity of matter, and it is used to count the entities on microscopic level. It means to count the atoms, molecules, ions, and other particles like electrons, protons, etc. We use the word mole. अम, देखें आप लोग अपने फिज़िक्स में ये चीज़ पढ़ चुके हैं और अपनी छोटी क्लासेस में ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि आपके पास मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको मैयर करने के लिए आपको यूनिट्स की ज़रूरत होती है. लाइक इफ़ यू वांट टू मैयर द लेंथ यू यूज़ द unit of meter. If you want to measure the mass, you use the unit of kilogram. टाइम को measure करने के लिए आप सेकंड का की यूनिट इस्तेमाल करते हैं. वॉल्यूम को मेजर करने के लिए आप लीटर इस्तेमाल करते हैं. लाइक इफ़ यू वांट सम क्वांटिटी ऑफ मिल्क, आप कहते हैं वी रिक्वायर 1 लीटर ऑफ मिल्क और हाफ लीटर ऑफ मिल्क. तो आपको यूनिट की ज़रूरत होती है किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए. बिल्कुल उसी तरह से जब आपको मैटर की क्वांटिटी को डिस्क्राइब करना है ऑन माइक्रोस्कोपिक लेवल मीन्स कि आप इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, आप एटम्स की बात कर रहे हैं, आप मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, आप आयंस की बात कर रहे हैं, तो आप उसको जिस यूनिट से डिस्क्राइब करते हैं दैट इज़ नोन एज मोल. बेसिकली आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि मोल इसी तरह की चीज़ है जैसे आप काउंटिंग किसी चीज़ की करना चाहते हैं, तो आप काउंटिंग के लिए देखिए डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करते हैं इन आवर डेली लाइफ. लाइक जब हमने डिस्क्राइब करना होता है किसी दो चीज़ों को तो वी यूज़ द वर्ड पेयर, लाइक पेयर ऑफ शूज़, पेयर ऑफ सॉक्स. सिमिलरली टू मेंशन द नंबर 12 ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, हम डज़न का वर्ड यूज़ करते हैं. वी आर हैविंग डज़न एग्स और डज़न ऑरेंजेस, डज़न डोनट्स, तो हमें पता चल जाता है कि हम 12 की बात कर रहे हैं. जिस भी सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं, जिस भी ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, उसका नंबर 12 है अगर हम डज़न कह रहे हैं तो. इसी तरह व्हेन वी यूज़ द वर्ड ड्रीम, इट मीन्स दैट देयर आर 500 ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन इट. लाइक रीम ऑफ पेपर मीन्स कि आपके पास जो स्टैक ऑफ पेपर है उसमें 500 पेपर्स होंगे. तो आप इस तरह से इन ऑब्जेक्ट्स को की जो काउंटिंग कर रहे हैं उसको जो डिस्क्राइब करने के लिए आप डिफरेंट वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं. बिल्कुल इसी तरह से जब आप बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चले जाते हैं और एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस की काउंटिंग की बात की जाती है, हम उसकी क्वांटिटी को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो वी यूज़ the term mole to denote the quantity of these very small particles. So now we know that mole is basically the SI unit which is used to measure the amount of a substance, and it is used to measure large amount of very small things like atoms, molecules, formula units, etc. And we write it down as MOL, mole, for abbreviation purposes. Now we are saying that mole is used to count the atoms, molecules, or formula units, etc. Now we should know what is that counting number which is associated with mole, and we will talk about that number in our next slides. But here in this particular slide, you can see that a number is mentioned over here, which is 6.02 10 raised to power 23. So that is the number, and we will discuss its significance later. Now, from all that explanation about the concept of mole, now we come towards the definition of this term mole, proper definition. Now, you know that it is the SI unit for the quantity of substance, but it can be defined in two ways.
Its first definition is it is the quantity of the atomic mass, molecular mass, or formula mass expressed in grams. Or the second definition is a mole is an amount of a substance that contains 6.022 10 raised to power 23 particles of that substance in it. So these are the two definitions of mole. आप लोग एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस और फार्मूला मैस की डेफिनेशन भी पढ़ चुके हैं और ये भी पढ़ चुके हैं कि आप कैसे उनको फाइंड आउट करते हैं। अब आप ये पढ़ रहे हैं कि अगर आप जो एटॉमिक मैस है, मॉलिक्यूलर मैस है या फार्मूला मैस है, अभी तक आप लोगों ने जो क्लास में किया है उसमें आप इनको एटॉमिक मैस यूनिट्स में यूनिट्स लिखते आए हैं, मॉलिक्यूलर मैस की और एटॉमिक मैस की और फार्मूला मैस की। लेकिन अगर आप ये यूनिट चेंज करके ग्राम्स में कर दें तो आपके पास जो अमाउंट है जो आप मॉलिक्यूलर मैस फाइंड आउट करते हैं या आपके पास किसी एलिमेंट का एटॉमिक मैस है, आप कहते हैं कि दैट इज़ 1 मोल ऑफ दैट substance, and then you will no longer call them as atomic mass or molecular mass or formula mass, but you will call them as molar mass। यानी अगर आप atomic mass, molecular mass, formula mass को ग्राम्स में डिस्क्राइब करो और फिर आप उसके लिए ये कहोगे कि ये 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस है, एंड देन यू विल कॉल देयर मास एज द मोलर मास। सेकंड डेफिनेशन में हमने ये नंबर यूज़ किया है, the amount of a substance that contains 6.022 10 raised to power 23 particles of that substance। Now this is that important number जिसको हमने अभी पिछले स्लाइड में भी देखा है और हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये important number क्या है। So we will move to the next slide and we will find out its meaning। Now we can define Avogadro's number as the number of particles present in 1 mole of that substance, and it is an experimentally determined number and its value is equal to 6.022 10 raised to power 23. Now this is the same ninth class, as you have seen that we use the word pair to show the value of 2. If you are having a dozen ऑब्जेक्ट्स, इट मीन्स यू आर हैविंग 12 ऑब्जेक्ट्स। आप डजन का वर्ड यूज़ करते हैं 12 के लिए, पेयर का वर्ड यूज़ करते हैं 2 के लिए, रीम का वर्ड यूज़ करते हैं 500 ऑब्जेक्ट्स के लिए, यानी आप काउंटिंग करते हैं, आपने काउंटिंग के एक स्पेसिफिक नंबर्स रखे हुए हैं। बिल्कुल उसी तरह से आपने एवोगैड्रोस नंबर जिसकी वैल्यू है 6.022 10 raised to power 23 एंड इट इज़ क्वाइट अ बिग वैल्यू, but you say that if you are having 1 mole of any substance, then you are having this much number of particles present in it। अगर आपके पास element है, like you are having iron, you will, and 1 mole of iron is present, it means that you are having 6.022 10 raised to power 23 moles of iron are present। अगर आप कहते हैं कि you are having a compound, like if you are having 1 mole of water, it means you are having 6.022 10 raised to power 23 water molecule present in 1 mole of water। If you are having some ionic substance like sodium chloride, you will say that you are having 6.022 10 raised to power 23 formula units of sodium chloride in 1 mole of sodium chloride। तो बिल्कुल जिस तरह आप काउंटिंग के लिए और नंबर्स इस्तेमाल करते हैं और वो बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, आप माइक्रोस्कोपिक स्केल के ऊपर जब पार्टिकल्स की काउंटिंग करते हैं तो आपके पास जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड नंबर है वो 6.022 10 raised to power 23 है। ये नंबर बहुत बड़ा नंबर है। इसका मतलब ये है कि आपके पास 6022 के आगे आप 23 ज़ीरोज़ लगा दें। ये इतना बड़ा नंबर है कि हमारे पास इसका के लिए कोई स्पेसिफिक नाम भी नहीं है। देखें जैसे आपके पास होता है यू आर हैविंग ग्राम, देन यू आर हैविंग किलोग्राम, किलो का मतलब होता है 1000 ग्राम्स। तो इसी तरह से आपके पास जैसे जैसे आप ज़ीरोज़ का इजाफा करते जाते हैं आपके पास मुख्तलिफ नाम आते जाते हैं। लेकिन फॉर एवोगैड्रोस नंबर देयर आर 23 ज़ीरोज़ प्रेजेंट इन दिस नंबर। आपके पास इसका कोई स्पेसिफिक नेम मौजूद नहीं है। और ये भी इम्पॉर्टेंट बात है कि एवोगैड्रोस नंबर की सिग्निफिकेंस माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ही है।
मैक्रोस्कोपिक लेवल पर बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए इसकी सिग्निफिकेंस ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इतना बड़ा नंबर है कि आप इसको दूसरे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई कर नहीं सकते हैं। लेकिन एटम्स, मॉलिक्यूल्स, electrons, ions, they are such small particles कि उनके 6.022 10 raised to power 23 नंबर जो है वो उनके लिए अप्रोप्रिएट है, और हम उसको इस्तेमाल करते हैं और कर सकते हैं। अभी हम जो बात कर रहे थे कि हमारे पास 6.022 10 raised to power 23 एक बहुत बड़ा नंबर है। इन दिस स्लाइड वी हैव डिस्प्लेड दैट नंबर. You are having 602 and then you are having 23 zeros after it. आप साइंटिफिक नोटेशन में उसको 10 की पावर के तौर पे लिखते हैं, तो 10 रेज़ टू पावर 23 लिख देते हैं। अब मैं आपको बता रही थी कि मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर आप इस नंबर को इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी सिग्निफिकेंस ख़त्म हो जाती है। बिकॉज like if you are having 1 dozen eggs, it means 12 eggs, but if you are having 1 mole of eggs, it means you are having 6.022 10 raised to power 23 eggs. अब ये इतनी बड़ी क्वांटिटी है कि आपका पूरे जो प्लेनेट है अर्थ का, ये एग से भर जाए अगर आपके पास 6.022 10 raised to power 23 eggs हो। So it is very large number. So its significance or it lose its significance when we want to apply it on bigger objects, but it is very significant when we have to count very small particles like atoms, molecules, and ions. Now Avogadro's number has its significance only for small particles like atoms, molecules, or ions. Now, if we say that we are having 1 dozen eggs, it means we are having 12 eggs. But if we say we are having 1 mole of eggs, it means we are having 6.022 10 raised to power 23 eggs. ये कितना बड़ा नंबर है, ये यहाँ पर इस स्लाइड में इस नंबर को नीचे अलग से शो कर दिया है, 602 एंड देन देयर आर 23 zeros after it. This is such a this is such a large number. एंड इसको हम अपनी आसानी के लिए साइंटिफिक नोटेशन में शो करते हैं 10 की पावर्स में, तो हम 10 की पावर 23 कर देते हैं। अच्छा, अब अगर हमारे पास हो 6.022 10 raised to power 23 eggs, it means that we will have this planet, हमारी ज़मीन पूरी भर जाए अगर हमारे पास इतने एग्स हों। यानी ये मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के हवाले से ये इतनी बड़ी क्वांटिटी है कि इसकी सिग्निफिकेंस नहीं है हमारी कैलकुलेशंस में। बट when we come towards microscopic particles like atom, ions, and molecules, this is one of the most significant quantity which we use in chemistry to count the atoms, molecules, and ninth class. Next topic in your book is about the gram atomic mass, gram molecular mass, and gram formula mass. आप लोग अभी तक एटॉमिक मास जब भी लिखते हैं किसी एलिमेंट का, तो आप उसके लिए जो यूनिट इस्तेमाल करते रहे हैं वो है एटॉमिक मास यूनिट, AMU. But if you express the atomic mass in grams rather than in atomic mass unit, तो फिर आप उसके mass को ग्राम एटॉमिक mass कहेंगे। जैसे if you are having the atomic mass of carbon, you are having 12 AMU, atomic mass of sulfur is 32 AMU, atomic mass of sodium is 23 AMU. अगर आप लोगों को यहाँ से याद नहीं है कि कार्बन का क्या एटॉमिक मास है, तो आप लोग अपने सामने पीरियोडिक टेबल खोल लें और आप उसमें देखेंगे कार्बन का एटॉमिक मास 12 लिखा हुआ है, सल्फर का 32 लिखा हुआ है और सोडियम का 23 लिखा हुआ है। अब अगर आप इन्हीं एटॉमिक मासेस को एटॉमिक मास यूनिट की बजाय ग्राम्स में मेंशन करेंगे, तो आप इनके मास को सिंपल एटॉमिक मास के बजाय ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे। अभी पिछली कुछ स्लाइड्स में जब आपने मोल की डेफिनेशन पढ़ी, तो वहाँ आपने एक चीज़ पढ़ी, वो ये थी, मोल की एक डेफिनेशन थी कि व्हेन यू express the atomic mass of a substance or molecular mass of a substance or formula mass of a substance in grams, that is 1 mole of a substance. तो ये जो ग्राम एटॉमिक मास है, ये इनफैक्ट मोलर मास भी आप इसको कह सकते हैं।
because when you express the atomic mass of carbon as 12 gram, it means that you are talking about 1 mole of carbon atoms. और फिर अब आपको ये भी पता है कि 1 mole of any substance contains Avogadro's number of particles in it. तो अब आप एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं और उसमें जो particles हैं वो atoms होते हैं. तो it means कि you are having, if you are having 1 mole of carbon atoms, you are having 12 grams of carbon, and that contains 6.022 10 raised to power 23 carbon atoms. It is the same, the gram atomic mass. This 12 gram is the gram atomic mass of carbon, और इसी को आप मोलर मास भी कार्बन का कह सकते हैं. फिर 1 mole of sulfur atoms, their atomic mass is 32, and if you express it in grams, that is 32 gram. 1 mole है तो 32 grams का word ही use होगा, and it contains 6.022 10 raised to power 23 sulfur atoms. Then you are having sodium atoms. If you are having 1 mole of sodium atom, its mass is 23, but you are having 1 mole, it means that you will express it in 23 grams, not as 23 atomic mass unit, but 23 grams, and it is equal to 6.022 10 raised to power 23 sodium atoms. Just like gram atomic mass, we are having gram molecular mass. Now, if you will express the molecular mass of any compound in grams, then it will be called gram मॉलिक्यूलर मैस. आप लोग ये मेथड सीख चुके हैं कि आप किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मैस कैसे फाइंड आउट करते हैं. आप उसके अंदर जितने भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मैस को सम अप करते हैं तो मॉलिक्यूलर मैस निकल आता है. ठीक है, और आप लोग फाइंड आउट कर चुके हैं वाटर का मॉलिक्यूलर मैस भी, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मैस भी, और अमोनिया का मॉलिक्यूलर मैस भी. जब आपने मॉलिक्यूलर मैसेज फाइंड आउट किए थे तो आपने जो यूनिट्स इस्तेमाल की थी वो AMU की यूनिट्स थी. लाइक फॉर वाटर मॉलिक्यूल्स यू हैव कैलकुलेटेड दैट द मॉलिक्यूलर मैस ऑफ वाटर इज 18 AMU. Molecular mass of carbon dioxide is 44 AMU. Molecular mass of ammonia is 17 AMU. So similarly, जैसे आपने ग्राम एटॉमिक मैस में पढ़ा, इसी तरह अगर आप इनके साथ यूनिट ग्राम की इस्तेमाल करेंगे, यानी 18 AMU की बजाय 18 ग्राम्स लिखेंगे, तो दैट विल बी द ग्राम मॉलिक्यूलर मैस ऑफ दैट substance. And for 1 mole of water molecule, as you know that the molecular mass, when expressed in grams, it is called the mole. So it is the mass of 1 mole of water molecule. 18 gram is the mass of 1 mole of water molecule, and it should contains Avogadro's number of molecules in it. So it contains 6.022 10 raised to power 23 water molecules. Similarly, the 1 mole of carbon dioxide uh, will weigh 44 grams, and 44 gram is the molecular mass for 1 mole of carbon dioxide, and the number of molecules in 44 grams of carbon dioxide is equal to Avogadro's number. Similarly, 1 mole of ammonia molecule weighs 17 grams, and it contains the Avogadro's number of molecules in it. So again, I will say that gram molecular mass can also be known as the molar mass of these compounds, because we are here saying finding out the molar mass for 1 mole of these substances. ठीक है, 1 mole के लिए जब भी आप उनके molecular mass को ग्राम में लिखेंगे तो वो molar mass ही होगा, और इसी को आप ग्राम मॉलिक्यूलर मैस भी कह सकते हैं क्योंकि आप मॉलिक्यूलर मैस को ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. Just like the gram atomic mass, gram molecular mass, we will define the gram formula mass. आप लोगों को मालूम है कि जब आपके पास आयनिक सब्सटेंस होता है तो आप उनके मैस को मॉलिक्यूलर मैस नहीं कहते बल्कि फार्मूला मैस कहते हैं. और अगर आप उस फार्मूला मैस को AMU एटॉमिक मैस यूनिट की बजाय ग्राम्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो दैट इट विल बी नोन एज ग्राम फार्मूला मैस. So you are having here two examples of ionic substances, sodium chloride and potassium chloride. Both of them are the ionic compounds. So if you are having 1 mole of sodium chloride, आप उसका
फाइंड आउट करोगे फार्मूला मास दैट विल बी 58.5 ग्राम्स, और फार्मूला मास बिल्कुल उसी तरह से फाइंड आउट करते हैं जैसे आप मालिकुलर मास फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन आप जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो फार्मूला मास का ही यूज़ करेंगे। एंड इट इज़ इक्वल टू 6.022 10 raised to power 23 sodium chloride formula units. And 1 mole of KCl weighs 74.5 grams, and it contains Avogadro's number of formula unit in it, that is 6.022 10 raised to power 23. So again, this can also be known as the molar mass of these substances. ये जितनी क्वांटिटीज आपने पढ़ी हैं, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास, ऑल ऑफ देम आर इन फैक्ट द मोलर masses ऑफ these substances. आप मोलर mass का वर्ड भी इनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नाइन्थ क्लास आपकी बुक में जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो केमिकल कैलकुलेशंस के हवाले से हैं, और केमिकल कैलकुलेशंस आप करेंगे विद द हेल्प ऑफ मोल्स, मास एंड एवोगाड्रोस नंबर। तो जब आप ये कैलकुलेशंस करेंगे, आपको यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट फार्मूला मैं बता रही हूँ और आपने उनको अच्छी तरह से याद करना है और उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। These formulas are about the number of moles. Always remember that number of moles is shown with small n. So आपका पहला फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स, n इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। किसी भी सब्सटेंस का जो मैस होगा उसको आप डिवाइड करेंगे अगर उसके मोलर मैस पर। अब मोलर मैस जो है डिपेंड करता है कि आपके पास अगर एटम्स हैं तो एटॉमिक मैस होगा, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा या ग्राम एटॉमिक मास होगा। तो आप उससे फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स n. The second formula is the number of moles is equal to the number of particles divided by Avogadro's number. अब आपको पता है पार्टिकल्स तो डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में कौन सा सब्सटेंस आपको दिया होगा। अगर कोई एलिमेंट दिया होगा तो आपके पास पार्टिकल्स एटम्स होंगे, अगर कोई कंपाउंड दिया होगा तो मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर कोई आयनिक सब्सटेंस दिया होगा तो फार्मूला यूनिट्स होंगे या आयंस होंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, this formula can also be used to calculate the number of moles. So you have to memorize these two formula and you have to practice these two formulas, because आपकी जो next calculations हैं वो इन्हीं दो formulas के ऊपर base करेंगी। I hope you understand this topic, and if you are having any questions, you can ask me in the comments of the video, और इसके अलावा भी आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। थैंक यू।